कौन सा? अब हम देखते हैं क्या, स्त्री केसर। स्त्री केसर क्या होता है हमारा? स्त्री केसर को ही हम दीर्घ बीजाणुधानी कहते हैं, गुरु बीजाणुधानी कहते हैं और यही बीजांड का निर्माण कहते हैं, ओव्यूल का निर्माण। ठीक है, ठीक है। यहाँ जायांग, जायांग क्या होता है? ये स्त्री केसर ही होता है जिसे हम पिस्टाइल या कार्पल कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, पहला वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिका एंड तीसरा अंडाशय। ठीक है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, बात करते हैं जो 2 प्रकार के होते हैं। जायांग जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहले तो हमारा होता है वियुक्तांडपी और दूसरा होता है युक्तांडपी। वियुक्तांडपी क्या होता है? वियुक्तांडपी में जो जायांग होते हैं, जो स्त्री केसर का जो जायांग होता है वो अलग-अलग होते हैं। क्या होते हैं? अलग-अलग होते हैं। संयुक्तांडपी में क्या है या युक्तांडपी में क्या होता है? जायांग जो होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। किसमें होते हैं? आपस में जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। तो जो वियुक्तांडपी होते हैं उसमें हमारा आता है, क्या आ जाता है? वियुक्तांडपी में हमारे देखने को मिलता है गुलाब। क्या? गुलाब देख लेते हैं, कमल देख लेते हैं, चंपा देख लेते हैं। तो जो युक्तांडपी होते हैं उसमें गुलाब, कमल, चंपा आ जाते हैं। और युक्तांडपी अर्थात संयुक्तांडपी में आलू देखने को मिलता है, टमाटर, खीरा और बैंगन और वहीं भिंडी आ जाती है। ठीक है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि जो स्त्री केसर का जो अंडाशय अर्थात बीजांड का संरचना कैसी होती है। बीजांड की संरचना देखते हैं। ये हमारा बीजांड की संरचना होती है। क्या है? बीजांड की हमारी संरचना है। बीजांड की संरचना के लिए देखते हैं, पहला हमारा आ जाता है क्या? ये हमारा एक सुराहीनुमा स्ट्रक्चर होता है जो कि इसे ऊपर वाले को हम क्या कह देते हैं? वर्तिका कहते हैं। उसके निचले जो ट्यूबनुमा संरचना होती है उसे हम वर्तिका कहते हैं और जो गोल संरचना होती है उसे अंडाशय कहते हैं। इसी अंडाशय के अंदर सभी के सभी बीजांड उपस्थित होते हैं जो कि बीजांड होते हैं। कहाँ पर लगे होते हैं? वो बीजांडासन से जुड़े होते हैं और जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो किस पे होता है? पुष्प के डंठलनुमा स्ट्रक्चर शीर्ष पर रखा होता है। क्या होता है? रखा होता है, जिसे हम गाइनोसियम कहते हैं। क्या कहते हैं? गाइनोसियम कहते हैं। अब इसके अंदर जो बीजांड की संरचना होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? बीजांड की संरचना के बारे में। बीजांड का संरचना कैसा होता है? तो बीजांड का संरचना देखते हैं क्या होता है। तो ये वाला जो भाग होता है, ये भाग जो होता है वो इस वाले पार्ट से कहाँ से जुड़ा होता है? ये जो पार्ट है कौन सा? ये जो डंठलनुमा स्ट्रक्चर है यहाँ से जुड़ा होता है। जो स्ट्रक्चर ये सीधा सीधा लाइन चली गई है, जो सीधा लाइन गई है इस वाले भाग से, जो सीधा सीधा डंठलनुमा स्ट्रक्चर है, तो ये वाला भाग वहीं से जुड़ा हुआ है। कहाँ से? ये वाला जो भाग है वो इस वाले भाग से ऐड होता है जहाँ पे हमने तीर बना रखी है। ठीक है, ठीक है। अब इसके जो बीच की जो डंठलनुमा स्ट्रक्चर होता है उनमें से उसे हम फ्यूनिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूनिकल। जो डंठलनुमा इसमें बीच में स्ट्रक्चर गया होगा तुम्हें हम दिखाते हैं अभी। कौन सा? ये जो इसमें स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम्हें, ये कौन सा? ये जो डंठलनुमा स्ट्रक्चर है ये वाला भाग, ये जितने जितने हैं ये सभी के सभी क्या दर्शाते हैं हमारे? ये फ्यूनिकल होता है। क्या होता है? फ्यूनिकल। और ये शीर्ष पर जो लगे होते हैं ये एक्चुअली में बीजांड होता है। क्या होता है? बीजांड होता है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि इसमें जो स्ट्रक्चर हमारा आता है पूरा पूरा वो आता है ये। क्या आता है? फ्यूनिकल के बारे में जो जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम ऑब्टूरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्टूरेटर। जहाँ से वो जुड़ा होता है बीजांड के जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट जो कहाँ से जुड़ा होता है? बीजांडासन से जुड़ा होता है उसे हम ऑब्टूरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्टूरेटर। फिर वो फ्यूनिकल नुमा संरचना से आता है। वो फ्यूनिकल संरचना आगे जा करके बीजांड में स्ट्रक्चराइज्ड हो जाता है। ये बीच में हमारा बीजांड होता है। ये हमारा बीच में बीजांड होता है। इसके ऊपर कई लेयर होते हैं जिसे हम आद्यावरण कहते हैं। आद्यावरण, इंटीगमेंट। उसे आउटर आद्यावरण, इनर आउट यानी कि बाहें आद्यावरण और दाएं आद्यावरण और अंतः आद्यावरण। फिर ये बीजांड का है जो टिश्यू नुमा संरचना होती है जो कि पोषण बनाने का काम करता है। और ये जो आगे की ओर संरचना होती है उसे हम माइक्रोपाइल अर्थात बीजांड द्वार कहते हैं। और इसी के अंदर होता है ये हमारा एक्चुअली बीजांड का है। अब बीजांड द्वार के जस्ट अपोजिट साइड, बीजांड द्वार के जस्ट अपोजिट साइड हमारा होता है निभाग अर्थात चलाजा। क्या होता है? चलाजा जिसे हम कहते हैं। और जहाँ पर निभाग होता है उस तरफ प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं और जिधर बीजांड द्वार होता है उसे हम फीमेल गैमिटोफाइट कहते हैं अर्थात मादा यौगिकोद्भिद उपस्थित होता है जिसे हम भ्रूण कोश कहते हैं।
ठीक है, ठीक है। इस पूरी संरचना को क्या कहते हैं? गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु बीजाणुधानी या बीजांड का। ठीक है, आगे चल के हम देखते हैं कि इसमें बीजांड कैसे निर्मित होता है। ठीक है, कैसे निर्मित होता है, इसमें पूरी की बीजांड की संरचना कैसे होती है। जो बीजांड काय के अंदर क्या होता है? बीजांड काय के अंदर हमने देखा था क्या होता है? बीजांड काय के अंदर हमारा पूरा होता है मादा युग्मकोद्भिद। क्या होता है? मादा युग्मकोद्भिद। ठीक है, ये हमारा मादा युग्मकोद्भिद ठहरा। अब इसी मादा युग्मकोद्भिद के बारे में हम पढ़ते हैं। ये एक जो होती है, क्या होता है? ये मादा युग्मकोद्भिद जो होता है, ये सबसे पहले तो देखते हैं कि ये भ्रूण कोश होता है। क्या होता है? भ्रूण कोश, जो कि 7 कोश की 8 केंद्र की, इसमें 7 कोशिका और 8 केंद्रिकाएं उपस्थित होती हैं। कैसे? 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 3 6 और 2 केंद्रक यहाँ सेंटर में। तो 3 और 3 3 6, 6 और 2 8। तो इस आधार से 8 केंद्र की हो गई। अब इसमें भैया 7 कोशिका कैसे बनेगी? तो ये जो बड़ी वाली कोशिका होती है उसे एक कहते हैं, और 3 कोशिकाएं ये ऊपर हैं और 3 कोशिकाएं नीचे हैं। तो 3 3 3 6, 6 1 ये बड़ी कोशिका हो गई 7। तो ये 7 कोशिकीय स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, ठीक है। अब इसमें जो संरचनाएं होती हैं वो कैसे बन जाएंगी? तो इसमें जो संरचनाएं आती हैं वो पूरी की पूरी स्ट्रक्चराइज होती हैं। कैसे होती है? स्ट्रक्चराइज होती हैं, जो कि हम भ्रूण कोश कहेंगे। ये ऊपर जो कोशिकाएं होती हैं उसे हम प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं, अर्थात एंटीपोडल सेल्स कहते हैं इंग्लिश में देखें तो। ये केंद्रकीय कोशिका, जो बड़ी कोशिका होती है उसे हम केंद्रकीय कोशिका कहेंगे। जो बीच में जो केंद्रक होता है उसे 2n होता है। क्या होता है? 2n होता है, अर्थात द्विगुणित होता है। पर उसे हम इस तरह से लोकेट करते हैं। किस तरह से? n+n के रूप में लोकेट करते हैं, जिसे हम ध्रुवीय केंद्रक कहेंगे। देन इसके बाद जो अंड कोशिका और सहायक कोशिकाएं और तंत्र रूपी समुच्चय होते हैं। तो अंड कोशिकाएं ऊपर उपस्थित होती है और जो नीचे साइड होती है स्ट्रक्चर, उन्हें हम सहायक कोशिका कहते हैं। और ये जो जालीनुमा स्ट्रक्चर है, क्या है? ये जो जालीनुमा स्ट्रक्चर है, ये जालीनुमा संरचना नहीं है। ये देखो कौन सी, ये जो जालीनुमा संरचना होती है इसे हम तंतु रूपी, ये जो तुम्हें दिखा दे रहा है, ये जो जालीनुमा संरचना है, जाल की नुमा, उसे क्या कहेंगे हम? तंतु रूपी समुच्चय कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? तंतु रूपी समुच्चय कह देंगे। ठीक है, अब ये तंतु रूपी समुच्चय हो गया। अब इसमें जो अंड कोशिका, सहायक कोशिका और तंत्र रूपी समुच्चय, ये तीनों आपस में मिल के, ये तीनों आपस में मिल के क्या कहलाएंगी? अंड। क्या कहलाएंगी? अंड उपकरण। क्या कहलाएंगी? अंड उपकरण। ठीक है, ठीक है, समझ गए। अब इसमें से तो हमने कई चीज़ें देख लिया है कि जैसे प्रतिमुखी कोशिकाएं 3 होती हैं जो कि अगुणित होती हैं। ये देखो ऊपर प्रतिमुखी कोशिकाएं अगुणित होती हैं, 3 होती हैं। ठीक है, और अंड उपकरण जो होता है वो 2 कोश, सहायक कोशिकाएं और 1 अंड कोशिका होती 3 है, जिनमें से 1 अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं गुरु बीजाणुधानी या युग्मकोद्भिद का विकास। युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है ये हम देख लेते हैं। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा क्या? हमें देखना है कि जो गुरु बीजाणु जनन तथा मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है, ये कैसे होता है भाई साहब? तो इसमें से जो हमने देखा था अंडाशय की पूरी पूरी स्ट्रक्चर नहीं देखा था, जिसमें वर्तिका, वर्तिका और ये सारी स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहे थे। तो उनमें जहाँ पे बीजांड जुड़ा होता है तो उसके संरचना के अंदर ये ऊतक उपस्थित होते हैं, जिसे हम विभाज्योतिकी कोशिका या विभाज्योतिक ऊतक कहते हैं। क्या कहेंगे? विभाज्योतिक ऊतक कहेंगे। ये आगे विभाजित होगा और आर्ची स्पोरियम बनाएगा। आर्ची स्पोरियम कोशिका बनाएगा। कैसे? विभाजित होकर के। ये भी दोगुणित होगा, ये भी दोगुणित होगा। फिर इस आर्ची स्पोरियम में क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन होते ही इसमें 2 कोशिकाएं बन जाएंगी। क्या? समसूत्री विभाजन जब जब होता है तो 2 कोशिकाएं, एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती है तो उसे क्या कहेंगे हम? समसूत्री विभाजन कहेंगे। देन अगर अर्धसूत्री विभाजन होता है तो एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती है। ठीक, तो समसूत्री विभाजन हुआ तो एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनी, जिसमें से पहला हुआ प्राथमिक भित्ति कोशिका और दूसरा हुआ प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। दोनों द्विगुणित द्विगुणित होती हैं। कैसे होती है? 2n 2n होती है। प्राथमिक भित्ति कोशिका जो होती है वो आद्यवर्ण तथा बीजांडकाय का निर्माण करती है। ध्यान रखना, जो प्राथमिक भित्ति कोशिका होती है वो आद्यवर्ण तथा बीजांडकाय का निर्माण करती है। वहीं पे जो प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका होती, बीजाणुजन कोशिका होती है, वो क्या करती है? प्राथमिक बीजाणुजन ऊतक जो कोशिका होती है वो आगे चल के गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनाएगी। वही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अब विभाजित अर्धसूत्री विभाजन होगा।
क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होगा जो कि अगुणित होते हैं। हमारी जो कोशिका थी यहाँ तक प्राथमिक बीजाणुजन ऊतक या बीजाणुजन कोशिका वो 2 गुणित थी, लेकिन गुरु बीजाणु मात्र कोशिका तक भी, जिसे हम मेगास्पोर मदर सेल्स, ये भी जो थी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो थी वो भी द्विगुणित थी। जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन हुआ वैसे 4 जो कोशिकाएं बनी वो सभी क्या हो गई, अगुणित हो गई। क्या हो गई, अगुणित हो गई। अब ये 4 जो अगुणित कोशिकाएं होती हैं ये टेट्राड का या मेगास्पोर्स का निर्माण करती हैं, जो कि 4 कोश की संरचना होती है। आगे इनमें से जो होते हैं वो 3 कोशिकाएं जो होती हैं नष्ट हो जाती हैं। क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, बचती है एक, जो कि आगे चल करके किसका निर्माण करती है, अंडाणु का निर्माण करती है। किसका, अंडाणु का निर्माण करते हैं। इसमें फंक्शनल मेगास्पोर्स ये आते हैं, जो कि कार्यरत, जो एक कार्य क्रियाशील होता है वही मेगास्पोर बचता है। देन इसके बाद इसमें आता है क्या, मेगा माइक्रोफाइल। क्या होता है, माइक्रोफाइल इंट। अब ये जो एक कोशिका थी, ये एक कोशिका ये यहाँ से फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा। एफएनडी का मतलब क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा तो इसमें से एक कोशिका से, इसमें कोशिका फ्री न्यूक्लियर डिवीजन क्या होता है, इसमें इसे हिंदी में कहते हैं मुक्त केंद्रकीय विभाजन। क्या कहेंगे, मुक्त केंद्रकीय विभाजन होगा, जिसमें कोशिका का तो विभाजन नहीं होता, लेकिन किसका, केंद्रक का विभाजन हो जाता है। देखो इसमें केंद्रक का विभाजन होता है, जिससे एक केंद्रक से 2 केंद्रक का अवस्था बनते हैं, जो कि 2 केंद्र की अवस्था। फिर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो इसमें से कितने, 4 केंद्र की अवस्था हो जाती हैं। फिर होगा तो इसमें से 8 कोश की अवस्था है। तो इस प्रकार से फ्री न्यूक्लियर डिवीजन 3 बार हुआ, एक बार तुम्हारा समसूत्री, एक बार अर्धसूत्री, और 3 बार हमारा क्या हुआ, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। ठीक है। अब ये जो 4 कोश की जो 8 केंद्र की अवस्था है, ये कोश का द्रव्य विभाजन होता है। क्या होगा, कोश का द्रव्य विभाजन होगा। इस कोश का द्रव्य विभाजन में ये हमारे अंत में क्या बनती है, युग्मकोद्भिद, अर्थात फीमेल, कौन सा, मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। इसमें से क्या होगा, कोश का द्रव्य विभाजन होगा, जिसमें से 3 जो 8 केंद्रक बने थे उनमें से 3 केंद्रक तो ऊपर और 3 केंद्रक नीचे, और 2 केंद्रक मध्य में, जो कि ध्रुवीय केंद्रक का निर्माण करेंगे। n+n हो जाएगा। अंड कोशिका जो होती है n होती है, सहायक कोशिका n होती है, प्रतिमुखी कोशिकाएं वो भी n होती है, ध्रुवीय केंद्रक n+n होता है। अब इस प्रकार से हमारी संरचना होती है, और ये जो बड़ी कोशिका होती है इसे हमने केंद्रकीय कोशिका कह दिया। ठीक है, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्या होता है, बीजांडों के प्रकार। बीजांड की संरचना के आधार पे हमें बीजांड कितने प्रकार के थे, बीजांड के 6 प्रकार होते हैं। कौन से, इसके सिर्फ और सिर्फ तुम्हें नाम याद करने हैं, कोई ज़रूरी नहीं है इसके क्या क्या संरचना आती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ नाम याद कर लो, उतने ही बहुत है। जैसे ये क्या आता है हमारा, सबसे पहले आर्थ्रोट्रोपस। क्या होता है, आर्थ्रोट्रोपस। दूसरा होता है हेमिट्रोपस। तीसरा होता है कंपाइलोट्रोपस। और चौथा क्या होता है हमारा, चौथा हमारा आता है कंपाइलोट्रोपस हो गया। इसके बाद हमारा चौथा हो गया, और पांचवा क्या है, एम्फिट्रोपस। छठा क्या है, सर्सिनोट्रोपस। 6 प्रकार के आते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा परागण तथा परागण में सहायक कारक। क्या है, सहायक कारक। ये अगले लेक्चर में करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।